नमस्कार दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब का एक शहर अमृतसर एक छोटा सा बाग था, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन चारों तरफ लंबी दीवारों से घिरे जलियांवाला बाग में करीब 30,000 निहत्थे लोगों के भीड़ के ऊपर बेवजह एक सनकी क्रूर पत्थर दिल ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। और कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की मौत की घाट उतार दिया जाता है। हजारों लोग घायल पड़े होते हैं। ब्रिटिश भारत के इतिहास में यह सबसे घिनौना और क्रूर घटना था। करीब 100 साल बाद आज भी इस घटना का गोलियों का निशान जलियांवाला बाग में मौजूद है। अब हम डिटेल से समझते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों और कैसे हुआ था। इस घटना का जड़ प्रथम विश्व युद्ध से माना जाता है, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भी एलाइड पावर की तरफ से लड़ाई लड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से वादा किया कि प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग हमें साथ दो, अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छा सा संवैधानिक सुधार करेंगे, आप लोगों के अधिकार में वृद्धि किया जाएगा। इस भावना के साथ भारतीयों ने ब्रिटेन को प्रथम विश्व युद्ध में पुरजोर साथ दिया था। लाखों भारतीय सैनिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ब्रिटेन के तरफ से युद्ध लड़ा और हजारों सैनिक शहीद हो गया था। अब जब अंग्रेज युद्ध जीत जाता है और ब्रिटेन का पीएम होता है डेविड लियोड जॉर्ज और भारत में ब्रिटेन का प्रशासनिक हेड यानी वाइसराय होता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के द्वारा मांग किया जाता है और कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले आपने जो वादा किया था युद्ध जीतने के बाद कोई अच्छा सा प्रशासनिक सुधार करेंगे, वो आप कीजिए जल्दी से जल्दी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसा कुछ नहीं करता है। अब जब ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं करता है, इससे भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ने लग जाता है। पूरे देश में जगह जगह विरोध, धरना प्रदर्शन, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लग जाती है। इससे ब्रिटिश प्रशासन परेशान होने लगता है। अब होता क्या है, भारत के तत्कालिक वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा ब्रिटेन का जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां, धरना प्रदर्शन जो चल रहा होता है उसका जांच करना और उसको कैसे रोका जाए, इसका समाधान निकालना। अब इस कमेटी की अनुशंसा पर 1919 में भारत के केंद्रीय विधान परिषद में 2 बिल लाया जाता है, जिसमें से एक बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है। यह कानून सिडनी रॉलेट वाली कमेटी की अनुशंसा पे बनी थी, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, जो कि भारतीयों के लिए एक कठोर कानून था, इसलिए इसको काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून का आधिकारिक नाम होता है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इस कानून को ना अपील, ना वकील, ना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। इस कानून का प्रावधान बहुत कठोर था भारतीयों के लिए। बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता था, ना अपील, इसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। मुकदमे के रिपोर्ट यानी ट्रायल पर प्रतिबंध था। तो इस तरह से भारतीयों के लिए यह बहुत ही कठोर कानून था। यह कानून भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसमें आग में घी देने का काम करने लगा। इस कानून का पूरा देश में विरोध किया जाने लगा। जो पहले से क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था वो बहुत ही भयंकर रूप से उग्र होने लगा। Indian police beat a hasty retreat under a hail of rocks and petrol bombs. महात्मा गांधी भी इस कानून के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिसमें अहिंसक रूप से आंदोलन का प्रावधान था। अब 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक्चुअली में रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन, धरना प्रदर्शन, क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे देश में जोर शोर से
चल रहा होता है। लेकिन पंजाब में ये आंदोलन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तरीके से चल रहा था। इस वजह से पंजाब में गवर्नर लॉ लागू कर दिया जाता है। उस समय पंजाब के दो बड़े लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता होते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। उस समय पंजाब का प्रशासन संभालने का जिम्मा रहता है दो डायर के हाथों में। पहला माइकल ओडायर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है पंजाब का। दूसरा रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ये पुलिस हेड होता है वहां का। इसको जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। अब होता क्या है, 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचली, डॉक्टर सतपाल को बिना किसी कारण के ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वजह से पंजाब में आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है। अब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन होता है, जो पंजाब का बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। इसलिए बैसाखी पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैकड़ों सालों से मेला का आयोजन होता आ रहा है। लोग दूर दूर से इस मेले में घूमने आते हैं। अब 13 अप्रैल 1919 को स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित होता है एक छोटा सा पार्क, जिसको कहा जाता है जलियांवाला बाग। बहुत सारे लोग धीरे धीरे वहां पहुंचते हैं। अपने दोनों लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करने के लिए। अचानक से करीब 4 बजे एक सनकी अधिकारी जनरल डायर 90 गोरखा सैनिकों के साथ, उनके पास बहुत सारे हथियार होता है, जलियांवाला बाग में प्रवेश करता है। जलियांवाला बाग चारों तरफ से लंबी दीवारों से घिरा हुआ होता है। जनरल डायर का एक शब्द निकलता है, फायर। इसके बाद सारे सिपाही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है उन निहत्थे लोगों के ऊपर, जिसमें महिला, बुजुर्ग, बच्चा, जवान सभी शामिल होते हैं। किसी को नहीं छोड़ा जाता है। लगभग में 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी इस प्रदर्शनकारियों के ऊपर। कुछ ही मिनटों में हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना में करीब 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे और 1500 से ऊपर लोग घायल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया उसमें 379 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे। कि जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा कुआं होता है। लोग जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदना शुरू किया था। बाद में 120 लाशें इस कुएं से ही बरामद किया गया था। इस घटना का गवाही आज भी मौजूद है, जलियांवाला बाग के दीवारों पर गोली का निशान। अब इस घटना के बाद भारत में अंग्रेजों के प्रति व्यापक नफरत देखने को मिलता है। हर स्तर पर लोग इस घटना का निंदा और विरोध करना शुरू कर दिया था। इसमें कई सारे राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया देखने को मिला। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था, यानी अंग्रेजों को लौटा दिया था। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया था। इधर जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया था। तो इस तरह से कई बहुत बड़े बड़े राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी इस घटना के बाद। कई सारे लोग जो अंग्रेज के काउंसिल में थे, मेंबर्स थे, वो अपना रिजाइन दे रहे थे। तो इस तरह से इस घटना का सभी लोगों ने हर स्तर पर इसका विरोध और निंदा किया था। भारत में इस नरसंहार का जिम्मेदार लोग इन्हीं दो डायर को मानते थे। अब ब्रिटिश सरकार पर इस घटना को लेकर हर स्तर पर दबाव बढ़ने लगा।
फिर 14 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसे कहा जाता है हंटर कमेटी। हालांकि इसका आधिकारिक नाम होता है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी में कुल 8 सदस्य होते हैं, 5 अंग्रेज सदस्य होते हैं और 3 भारतीय सदस्य होते हैं। अब इस कमेटी के द्वारा कई महीनों तक जांच प्रक्रिया चलती है। दोनों डायर माइकल ओ डायर और जनरल डायर से पूछताछ किया जाता है। मार्च 1920 में ये अपना रिपोर्ट पेश करती, जिसमें कि माइकल ओ डायर को निर्दोष करार दिया जाता है और जनरल डायर को इसके लिए दोषी माना जाता है। हालांकि हंटर कमेटी ने जनरल डायर के खिलाफ कोई दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। हालांकि हंटर कमेटी ने जनरल डायर के बारे में सिर्फ इतना ही कहा, कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से अधिक बल का प्रयोग किया, पर जो कुछ किया निष्ठा से किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार की तरफ से जनरल डायर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसको ब्रिटेन भेज दिया जाता है। अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जनरल डायर के आरोपों का रिव्यू किया जाता है। हाउस ऑफ कॉमन की तरफ से इसे दोषी माना जाता है, हालांकि हाउस ऑफ लॉर्ड इसे निर्दोष मानता है। अब ब्रिटेन में ब्रिटिश अखबार की तरफ से जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा जाता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड की तरफ से इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है और बाद में इसे सरकार की तरफ से मान की तलवार की उपाधि दी जाती है, जो कि ब्रिटेन में ये बहुत अच्छा उपाधि माना जाता है। इधर कांग्रेस हंटर कमेटी का जो जांच रिपोर्ट था उससे खुश नहीं था, इसलिए कांग्रेस के तरफ से एक अनऑफिशियली जांच कमेटी बनाया जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में। इसमें कई सारे बहुत फेमस मेंबर्स होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों की कटु आलोचना की तथा मांग की कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, परंतु इस संबंध में सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए एक आधार नीति बनाई। इधर 23 जुलाई 1927 को ब्रिस्टल में जनरल डायर का मृत्यु हो जाता है, जबकि माइकल ओ डायर जिंदा होता है। अब भारत का एक नौजवान था जो ये समझता था कि इस घटना का जो जिम्मेवार था वो माइकल ओ डायर था, क्योंकि माइकल ओ डायर उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का और पूरा प्रशासनिक भार जो है वो माइकल ओ डायर के ऊपर था। उनका नाम था उधम सिंह, जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। उधम सिंह 1934 में लंदन जाता है और 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर लंदन के कोस्टन हॉल में एक सभा में शामिल होने आया था। उधम सिंह ने वहीं पे उसको गोली मारकर हत्या कर दिया। और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दिया गया ब्रिटेन में। अब कांग्रेस के द्वारा जहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने के बाद वहां पे एक स्मारक बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। 1923 में ट्रस्ट ने स्मारक परियोजना के लिए भूमि खरीदी थी। अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पोल्क के द्वारा यहां पे स्मारक का डिजाइन किया गया था और 13 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं की उपस्थिति में भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उद्घाटन किया गया। 1997 में ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ भारत आई थी और जलियांवाला बाग स्मारक पे जाके मृतकों को श्रद्धांजलि दी
1913 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरोन भी इस स्मारक पे आए थे और विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास का यह एक शर्मनाक घटना थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।